हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम फिर से पर्यावरण अध्ययन की प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला का भाग 3 लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होने वाला है। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस वन में प्राणियों और पादपों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ज्वारीय वन, सदापर्णी वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, क्योंकि इसी में प्राणियों की सर्वाधिक पादपों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्योंकि इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि इस क्षेत्र में वर्ष भर, पूरे साल भर वर्षा होती रहती है। इसी वजह से यहाँ का तापमान उपयुक्त बना रहता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा बना रहता है, क्योंकि वर्ष भर इसमें वर्षा होती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मई, 28 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। ठीक है, इसको वन लाइनर की तरह याद रखिएगा। अगला है, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है काशी, मथुरा, इलाहाबाद या फिर बहराइच? इंपॉर्टेंट है, मेला से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मुड़िया पूर्णिमा मेला का जो आयोजन होता है वो हमारे कृष्ण भगवान की जो नगरी है मथुरा में होता है। अगर ये डीप पूछेगा कि मथुरा में कहाँ होता है, तो वहाँ पे 3 जगह फेमस हैं। एक है गोकुल, दूसरी है आपकी वृंदावन, तीसरी है बरसाना, एक है गोवर्धन। तो मेन ये है, मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है उसका आयोजन गोवर्धन में होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे सीधे अगर जिला पूछेगा तो मथुरा लगा दीजिएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन है? भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना या फिर रिहंद बांध परियोजना? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। और ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये यूएसए की एक टेनेसी घाटी है। उसी परियोजना के आधार पर, उसी पे जो उस परियोजना का, जैसे टेनेसी घाटी में परियोजना का जो विकास हुआ है उसी के आधार पर भारत में ये परियोजना बनाई गई थी और 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की कौन सी है? स्वतंत्र भारत की दामोदर घाटी परियोजना है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। और जो अनुच्छेद यहाँ पे यूज होता है, किस अनुच्छेद के तहत अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे अनुच्छेद 94 का खा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगला है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? जोहान्सबर्ग सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, रियो घोषणा या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा है वो जोहान्सबर्ग सम्मेलन को प्रदान की गई है। और ये सम्मेलन जो है 2002 में हुआ था और इसका जो मुख्य मुद्दा था वो था सतत विकास। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका मुख्य मुद्दा क्या था, वो सतत विकास था। ठीक है, अगला है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 16, 17, 14, 15, 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। अगर आपसे पूछा जाए संविधान कब अंगीकृत किया गया था, ठीक है, तो वो होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर कहा जाए संविधान पूर्ण रूपेण कब लागू किया गया था, मतलब पूरे भारत में, तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950। ठीक है, वैसे अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला है, किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया? बेरुबारी, केशवानंद भारती वाद, मिनर्वा मिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। और जो केशवानंद भारतीवाद था ये 1973, मान लीजिए सन पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए, 1973 में था। ठीक है, और इसमें कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन अगर कोई होता है तो उसका रिव्यू लेने का अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान
वो उच्चतम न्यायालय ने किया है। ठीक है, अगला है, या तो क्वेश्चन ऐसा था कि मूल ढांचे की बात किस उसमें वाद में की गई है। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में संविधान के मूल ढांचे की बात की गई है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला है, देश में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित किया गया था? 1984, 1986, 1976 या फिर 1978? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। और कहाँ स्थापित किया गया था? नीलगिरी में। ठीक है, अगला है, निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है? चेचक, डेंगू ज्वर, रेबीज या फिर टिटनेस? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिटनेस हो जाएगा। और जो टिटनेस है इसको हम लॉक जॉ या फिर धनुष टंकार भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इस नाम से पूछ सकता है। ये जीवाणु से होता है। ठीक है, किस जीवाणु से? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, अगर ये रोग हो जाता है तो जीवाणु के घाव, ये जीवाणु होता है जैसे कहीं घाव लग गया तो उससे शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में एक ऐंठन सी, अकड़न सी होने लगती है। ठीक है, अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मूल अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समता का अधिकार? पूछा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो मूल अधिकार दिए हुए हैं इसमें से किसको संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल जो है 32 के तहत है। ठीक है, आर्टिकल 32। और अगर आपका मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। याद रखिएगा इसको, आर्टिकल 32 या फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। अगला है, निम्न में से किससे कालाजार नामक रोग फैलता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, लीशमैनिया डोनोवानी या फिर ट्रिपेनोसोमा? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है। ठीक है, तो ये जो होता है ये लीशमैनिया डोनोवानी का है, 2 बार यहाँ लिख गया है। ठीक है, तो लीशमैनिया डोनोवानी इसका आंसर हो जाएगा, इसी से कालाजार रोग फैलता है। ठीक है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। अगला है, जैसे एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये जो कालाजार रोग होता है ये बालू मक्खी के कारण होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्न में से आईएसओ का पूर्ण रूप है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, सॉरी दूसरा ऑप्शन इंडियन है। ठीक है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, फिर है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या फिर नन ऑफ द एबव? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, पहला ऑप्शन। ठीक है, आईएसओ का फुल फॉर्म यही होता है। अगला है, आलू को हम भोज्य पदार्थ के एक आवश्यक पदार्थ के रूप में लेते हैं। यह है, पूछ रहा है आलू इनमें से क्या है? फल है, बीज है, जड़ है या फिर रूपांतरित तना है? तो आलू जो है ये रूपांतरित तना है। ठीक है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने जो होते हैं भूमि के अंदर बढ़ते हैं और अपने अंदर खाद्य पदार्थ संग्रहित करते रहते हैं। आलू उसी टाइप का पौधा है, तो आलू क्या है? रूपांतरित तना है। ठीक है, अगला है, प्रोटीन है अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक या फिर ए और बी दोनों है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रोटीन जो है ये एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये जो है कई तरह के अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है। ठीक है, प्रोटीन में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, हमने पिछला जो टेस्ट कराया हुआ है उसमें मैंने विटामिन से होने वाले रोग और किस विटामिन के लिए क्या लेना चाहिए उसका एक ट्रिक बनाकर प्रॉपर किसी क्वेश्चन में मैंने करवाया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आ गया है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो विटामिन B के कई सारे पार्ट्स हैं, तो उसमें से B1 ही पूछा है, तो मतलब विटामिन B ही इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि थायमिन के बारे में पूछा हुआ है। तो इसमें से कौन सा रोग होता है इसकी कमी से पूछा है? आरक्तता, रतौंधी, बेरी या फिर वृद्धि संबंधी रोग? तो B1 की कमी से होता है बेरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो है इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ कि इसका रासायनिक नाम थायमिन है, पहले ही बताया मैंने।
और इसका जो प्रमुख स्रोत है वो फल, अंडा, छिलका युक्त चावल, आलू आदि होते हैं। ठीक है, अगर ये जो विटामिन है ये किसमें सहायक होता है, ये पाचन एवं तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होता है। ठीक है, अगला है माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली और स्वाभाविक है। ये कथन किसका है, पेस्टालॉजी का, फ्रॉबेल का, या फिर मॉन्टेसरी का, या पावलॉव का। ठीक है, परिवार से एक क्वेश्चन आता है, ईवीएस है, इसमें पूछा जाता है। ठीक है, परिवार का एक क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी करवाया हुआ है, 1-2 करवाए होंगे सेट में, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है नकटैया त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, वाराणसी, मेरठ, बरेली या फिर कन्नौज। ये भी वन लाइनर टाइप का ही क्वेश्चन है। नकटैया त्योहार जो होता है वो वाराणसी में मनाया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है सीमेंट उद्योग, हथकरघा कुटीर उद्योग, ट्रांसफार्मर उद्योग या फिर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, तो इसमें जो है कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो उद्योग है वो है हथकरघा कुटीर उद्योग। ठीक है, अगला है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये हमारा उत्तर में हो जाएगा श्रीनगर और दक्षिण में हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो सिलचर हो जाएगा पूर्व में और पश्चिम में हो जाएगा हमारा पोरबंदर। कह सकते हैं उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो हैं ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कहाँ मिलते हैं, तो ये एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। ठीक है, ऑप्शन है आगरा, झांसी, इलाहाबाद, बरेली। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी में एक दूसरे को काटता है। और अगर ये पूछा जाए उत्तर दक्षिण गलियारा में जगह कौन कौन सी है, तो मैंने आपको बताया कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, अगला है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, माउंट गार्डविन ऑस्टिन या फिर धौलागिरी। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। तो भारत में हिमालय की जो भारत में स्थित पूछा हुआ है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछा, भारत में स्थित। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट मेन होता है। तो जो है वो भारत में जो स्थित है वो है गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, माउंट गार्डविन ऑस्टिन, और इसको हम क्या बोलते हैं, K2 भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम K2 भी बोलते हैं। अगला है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जो उत्तर प्रदेश का शहर है गोरखपुर वो स्थित है गंगा, यमुना, सरयू या फिर राप्ती। तो गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है रामगढ़ ताल यहीं पाया जाता है, गोरखपुर नदी में ही गोरखपुर में ही है। और गोरखपुर के पास जो है कुशीनगर है जो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी के पास मगहर है। ठीक है, जो कबीरदास से कबीरदास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगला है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1987, 1985, 1986, 1988। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985। और इसका जो गठन हुआ था वो राजीव गांधी के समय में किया गया था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूछा जाता है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन दिया रहेगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ऐसे करके। तो उसका आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला है बच्चों को BCG का टीका लगाया जाना चाहिए जन्म के 7 दिन के भीतर, जन्म के 1 महीने बाद, जन्म के 1 वर्ष बाद या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म के 7 दिन के भीतर। BCG का जो फुल फॉर्म होता है ये भी पूछा जाता है, बैसिलस फैलमेंट गुएरिन। ठीक है, बैसिलस फैलमेंट गुएरिन इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित रहता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पत्तियों द्वारा जो बनाया गया भोजन है वो पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। अगला है समुद्री शैवाल का प्रमुख स्रोत है आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री शैवाल का जो प्रमुख स्रोत है वो आयोडीन होता है। ठीक है, अगला है
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की बनी चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यूपी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने यूपी के कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा आप। फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, सहारनपुर या फिर आगरा। तो यूपी का जो फिरोजाबाद जिला है ये कांच की बनी चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भारी जल D2O की खोज किसने की थी? टॉमसन, चैडविक, यूरे या फिर रदरफोर्ड? तो जो भारी जल है D2O इसकी खोज की थी यूरे ने। ठीक है, अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज पूछा गया है कि क्या होता है? स्वर्ण व्यापार का मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना या फिर महानगरों को जोड़ने वाला राजमार्ग। इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2001 में हुई थी। मेन चीज ये है कि इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो देश के 4 प्रमुख महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, उनको सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, रोड से उनको कैसे जोड़ा जाए इसके लिए। फिर से बताते हैं कौन कौन से शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला है, भूमिगत जल का प्रमुख प्रदूषक तत्व है क्लोराइड व नाइट्रेट, फ्लोराइड व आर्सेनिक, अमोनिया या फिर क्रोमियम। तो जो भूमिगत जल का प्रमुख प्रदूषक है वो है फ्लोराइड व आर्सेनिक। ठीक है, अगला है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा व गंगा, ताप्ती व यमुना, नर्मदा व ताप्ती या फिर यमुना व नर्मदा। ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसमें से नर्मदा और ताप्ती जो हैं यही पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है यमुना, गंगा, गोमती या फिर घाघरा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, और इसकी लंबाई यूपी में जो है 900 किलोमीटर है। ठीक है, यूपी में गंगा नदी की लंबाई 900 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश के 25 से भी ज्यादा जिलों से होकर बहती है, तो इसीलिए सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगला है, सारिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? देखिए थोड़ा डीप है, जिला इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नहीं तो मोस्टली पूछा जाता है सारिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो आप राजस्थान टिक कर देंगे, लेकिन डीप पूछेगा तो उसके जिले पूछ लेगा। तो ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, उदयपुर या फिर जयपुर। इसका आंसर हो जाएगा जो सारिस्का वन्यजीव अभयारण्य है वो राजस्थान के अलवर जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी, राजेंद्र सिंह या फिर योगीनाथ। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बारे में हम कुछ डिटेल बता सकते हैं, आपको बता देते हैं कि इसमें चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी का भी नाम आता है। और ये जो आंदोलन था ये 1974 में चलाया गया था। ठीक है, और इसको चलाने का मेन रीजन ये था कि पेड़ों की जो कटाई हो रही थी उसको कैसे रोका जाए। इसकी विशेषता ये थी कि महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन में। और कुछ और आंदोलन है, जैसे एक नर्मदा बचाओ आंदोलन, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो बता देते हैं हम। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो मेधा पाटकर और बाबा आमटे उससे संबंधित हैं। अगर आ जाता है एपिको आंदोलन, तो एपिको आंदोलन से संबंधित हैं हमारे पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, ये कर्नाटक में हुआ था एपिको आंदोलन। इसमें दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था ये। एक आता है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, ये केरल में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे आंदोलन हैं, मैंने बता दिया, इसको याद रखिएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट व्यवस्था की गई कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा और साथ ही वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने बताया हुआ है कि जो हमारा लघु संविधान जिसको बोलते हैं, लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन, उसमें ये व्यवस्था की गई कि राज्य जो है पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा और साथ ही वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जिसको लघु संविधान कहते हैं। और ये जो इसमें मैंने और भी चीजें बताई हुई हैं कि 1976 में आया था और इसी के थ्रू अखंडता और जो हमारे पॉलिटी के शब्द हैं कुछ उसके जो उसमें जोड़े गए हैं। तो इसी संविधान संशोधन से
हमारे उसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अगला है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमा, 3 राज्यों की सीमा, 2 राज्यों की सीमा या फिर 5 राज्यों की सीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो सोनभद्र जिला है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये मिर्जापुर के दक्षिण में स्थित जिला है और ये मिर्जापुर में था पहले। ठीक है, और 1989 में इसको मिर्जापुर से विभाजित करके एक नया जिला सोनभद्र बनाया गया। ठीक है, ये 4 राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श करती है, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्यों की सीमा। अगला है अवलोकन मापन की कौन सी विधि है? व्यक्तिनिष्ठ, उभयनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवलोकन जो है वो मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ठीक है, इसमें जो अवलोकन करता होता है वो अपनी दृष्टि और सूझबूझ पर निर्भर होकर कार्य करता है। ठीक है, अगला है क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो जो ये रोग होता है क्वाशियोरकर रोग होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, अगला है पौधे का वह भाग जो जमीन से बाहर निकला रहता है कहलाता है प्ररोह, जड़, शाख या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे का वह भाग जो जमीन से बाहर निकला रहता है वो प्ररोह कहलाता है। ठीक है, और इसमें तना, पत्ते, फूल, फल आदि विकसित होते हैं। प्ररोह जो होता है ये हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है ताकि भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर सके। ठीक है, अगला है भारत में वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 2 से 8 फरवरी तक, 2 से 8 मई तक, 2 से 8 अक्टूबर तक या फिर 2 से 8 नवंबर तक। तो जो वन्य जीव सप्ताह है वो भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बटेश्वर पशु मेला लगता है? बटेश्वर मेला को पशु मेला भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है तो भी वही क्वेश्चन है। अगर पूछ ले बटेश्वर मेला कहाँ लगता है तो भी वही क्वेश्चन है। मेरठ, मथुरा, कन्नौज या फिर आगरा। तो जो ये प्रसिद्ध पशु मेला है, ठीक है, तो ये लगता है आगरा में, बटेश्वर मेला। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला तथा उससे संबंधित उद्योग विकसित हैं? सहारनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ या फिर सुल्तानपुर। तो ये बहुत ज़्यादा जो भी यूपी के निवासी हैं इनको अच्छे से पता होगा, आंवला उद्योग जो है ये प्रतापगढ़ में ही विकसित है। ठीक है, अगला है जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। ठीक है, तो जो जंगली गधों का अभयारण्य है ये गुजरात में है। कभी कभी ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया रहता है, कच्छ का रण दिया रहता है। ठीक है, तो ये जो है गुजरात जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ का रण में स्थित है। ठीक है, अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल। ये भी वन लाइनर टाइप का है। तो जब जो विश्व जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार है इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबरी, कोटापुरम से बोलम या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? हैदराबाद, अहमदाबाद, गाजियाबाद या फिर मुरादाबाद। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये हमारा गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973 में, 1985 में, 1993 में या फिर 1983 में। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। तो कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा मतलब ये होता है कि जैसे प्राकृतिक वर्षा ना हो, यहाँ पे वर्षा कराई जाती है। ठीक है, तो उसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है ये पूछ रहा है। तो ये रसायन है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, अगला है बायोगैस का मुख्य संघटक कौन सा है? ब्रोमीन, मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बायोगैस का मुख्य संगठक जो है वो मीथेन है, और बायोगैस में लगभग 55% से लेकर 70% तक मीथेन गैस होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मुख्य संगठक कहा जाता है, क्योंकि 55% से लेकर 70% तक तो सिर्फ मीथेन ही होती है बायोगैस में। ठीक है, अगला है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा जैविक उद्यान या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जो ये प्रथम तितली उद्यान है भारत का, ये बनेरघट्टा जैविक उद्यान है, और ये जो है बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, जो कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से रट लीजिए, इनमें से यूपी टेट सी टेट में क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अब हम आगे और सीरीज लेके आएंगे, इस श्रृंखला का चौथा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।